अरे बहू, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? बस माँ जी 10 मिनट और। चलो बहू, कोई बात नहीं, तुम रेडी हो जाओ। मैं अभी प्रेम से बोलती हूँ, गाड़ी निकाल ले। जी ठीक है माँ जी, आप उनको बोल दीजिए, मैं भी रेडी होकर आती हूँ जल्दी से। अच्छा ठीक है बहू, अब जाओ। तुम प्रेम बाहर इंतजार कर रहा होगा, रेडी हो जाओ। फिर प्रेम जानवी को लेकर उसके मायके चला जाता है। उसकी माँ बाहर खड़ी होकर उन दोनों का इंतजार कर रही थी। फिर उन दोनों को गाड़ी से उतरता देख वो बड़ी खुश होती है। अरे माँ, बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है वो? उनको बताया नहीं था क्या आपने कि मैं और प्रेम दोनों शादी के बाद पहली बार घर आ रहे हैं? अरे बेटी, क्या बताऊं मैं, अचानक से तुम्हारी दादी की तबीयत खराब हो गई थी, तो उनको आज की ट्रेन से गांव जाना पड़ा। अच्छा माँ, ये बताइए आपने खाने में क्या बनाया? आज बहुत तेज भूख लगी है। बेटी, आज सब कुछ बनाया है जो तुमको पसंद है। फिर सीमा उनको खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद उनको रुकने के लिए बोलती है, पर वो दोनों नहीं रुकते और अपने घर चले जाते हैं। वहीं फिर सीमा के मन में अपने जमाई की महंगी गाड़ी और पैसों को देख लालच आता है और वो प्रेम को फंसाने की कोशिश करने लगती है। दरअसल प्रेम का घर बहुत बड़ा था और उसके पास काफी सारी महंगी गाड़ियां थी। वो एक बड़ा बिजनेसमैन था। जानवी उसको देखते ही पसंद आ गई थी, इसलिए उसने उससे शादी कर ली। लेकिन अपने अमीर दामाद को देखकर उसकी सास सीमा की नीयत खराब हो गई। एक रोज सीमा का पति राम अभी गांव गया हुआ था कुछ दिनों के लिए। फिर एक दिन सीमा रात को जानवी को फोन करके बुलाती है। हेलो जानवी बेटी, मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ, जरा तुम प्रेम को भेज दो, मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा। माँ तुम ठीक तो हो? ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? मैं आ रही हूँ उनके साथ। अरे नहीं नहीं बेटी, तुम क्यों रात में परेशान हो रही हो, मैं ठीक हूँ, ज्यादा नहीं लगी, बस हल्की सी चोट है। हॉस्पिटल जाना था, तुम्हारे बाबूजी भी नहीं है, नहीं तो उनके साथ चली जाती। तुमको रात में परेशान नहीं करना चाहती। अरे माँ, आप कैसी बात कर रही हो? मैं अभी इनको गाड़ी लेकर भेज रही हूँ। प्रेम, आप माँ के पास चले जाओ। थोड़ी देर में प्रेम अपने ससुराल पहुंच जाता है और जैसे ही डोरबेल बजाता है तो कोई दरवाजा नहीं खोलता। कुछ देर बाद वो दरवाजे को धक्का देता है तो वो अपने आप खुल जाता है। वो जैसे ही अंदर जाता है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। सासू माँ कहाँ है? आप ठीक तो हैं? आपने अंधेरा क्यों किया हुआ है पूरे घर में? तभी घर की लाइट जलती है और सासू माँ एक छोटी सी ड्रेस पहनकर हाथ में वाइन का ग्लास लेकर प्रेम के सामने आती है। अरे सासू माँ, ये क्या है? आप तो गिर गए थे ना, आपका फोन आया था जानवी के पास, कह रही थी, और आप ऐसे। ओहो दामाद जी, अब छोड़िए भी कि कौन कैसा है, आप तो ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अपनी सास सीमा को देख प्रेम का मन भी भटकने लगा और वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगा, क्योंकि सीमा को देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा था कि वो एक शादीशुदा बेटी की माँ होगी। सीमा की उम्र 55 साल थी और उसने जो मॉडर्न ड्रेस पहन रखी थी उसमें वो अपनी उम्र से काफी छोटी लग रही थी। सासू माँ, आप तो 40 साल की लड़की लग रही हो, आप लग ही नहीं रही हो, मेरी सास हो। सासू माँ, आप तो मस्त लग रही हो, मन कर रहा है अभी आपको गले से लगा लूं। तो दूर क्यों खड़े हो, यहाँ मेरे पास आओ। प्रेम सीमा के पास जाता है और सीमा को अपने गले से लगा लेता है। अगली सुबह जब जानवी का फोन आता है तो प्रेम हॉस्पिटल का बहाना बना देता है और कुछ देर बाद अपने घर आ जाता है। अरे जानवी, तुमको अपने घर जाना है तो चली जाना, मैं तुमको ऑफिस से आते टाइम घर से ले आऊंगा। कोई नहीं प्रेम जी, मैंने माँ से बात कर ली है, हम रात को थोड़ी देर के लिए चलेंगे। रात को जब प्रेम अपने घर जाता है तो जानवी उसको अपने साथ मायके चलने के लिए बोलती है और फिर जानवी और प्रेम सीमा के घर आते हैं और खाना खाते हैं और थोड़ी देर वहीं रुकते हैं। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं, रात भी काफी हो गई और माँ जी भी घर पर अकेली हैं, आप अपना ध्यान रखना। बेटा, मेरा मन नहीं कर रहा आज तुमको भेजने का, आज यहीं रुक जाओ मेरे पास, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही मुझे, ऊपर से तुम्हारे बाबूजी भी नहीं है तो कहीं रात को तबीयत ना बिगड़ जाए। पर माँ, वहाँ सासू माँ भी तो अकेली हैं और जेठ जेठानी जी भी वहाँ नहीं है। ओहो जानवी, तुम भी जब सासू माँ इतना बोल रही हैं तो रुक जाओ, आज की तो बात है, तो माँ की फिक्र मत करो, माँ को अकेले रहने की आदत है। प्रेम मन ही मन खुद भी वहां रहना चाहता था, इसलिए वो उसे फोर्स करता है। जानवी और प्रेम रात को अपनी माँ के घर रुक जाते हैं और जब आधी रात को जानवी सो जाती है तभी सीमा प्रेम को मैसेज करके छत पर मिलने के लिए बुलाती है और प्रेम जानवी के सोते ही सीमा से मिलने चला जाता है। फिर सीमा को पीछे से हग कर लेता है और फिर, सासू माँ, तुम तो बहुत हॉट लग रही हो इस चांदनी रात में। बस बस रहने दो, पता भी है कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा, टाइम तो देख लेते जरा। बस भी करो, गुस्सा करना सासू माँ, क्यों अपना मूड खराब कर रही हो, ये तो प्यार करने का टाइम है। इस तरह सीमा अपनी ही बेटी को धोखा दे रही थी और उसका बसा बसाया घर उजाड़ रही थी
और अपनी ही बेटी की सौतन बन गई। और उधर प्रेम सीमा की अदाओं पर फिदा हो गया और फिर थोड़ी देर बाद आकर वापस जानवी के पास सो गया। अगली सुबह, अच्छा माँ, अब हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना, इनको भी ऑफिस जाना है। अब तो बेटी मैं तुम्हें रुकने को भी नहीं कह सकती, पर आते रहा करो तुम दोनों, ये तुम्हारा ही घर है, मेरा भी मन लगा रहेगा, अपना और दामाद जी का ध्यान रखना। ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया। फिर एक दिन सीमा प्रेम को मैसेज करके अपने घर बुला लेती है, साथ ही उससे अपने लिए गोल्ड चेन के लिए भी कहती है। और प्रेम घर से ऑफिस का नाम लेकर वहां चला जाता है, पर वो ऑफिस नहीं जाता। रास्ते से सीमा के लिए गिफ्ट ले लेता है और सीमा के बुलाने पर सीमा के घर चला जाता है। सासू माँ कहाँ हो, देखो क्या लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए, बालों में लगाने का गजरा। ये तो छोड़ो, ये बताओ कि सोने की चेन लाए हो? हाँ ले आया हूं ना, मैं अपने हाथों से चेन भी पहनाऊंगा और साथ में ये गजरा भी लगाऊंगा। पास तो आओ मेरी हॉट सी सासू माँ, तभी तो लगाऊंगा। सीमा प्रेम के पास जाती है, वो उसको चेन पहनाता है और गजरा लगा देता है। सासू माँ रोमांस बाद में करेंगे, आप पहले मेरे लिए कॉफी बना दीजिए। सीमा रसोई में चाय बनाने जाती है, तभी पीछे से प्रेम सीमा की कमर पकड़ लेता है और जोर से हक करता है। थोड़ी देर बाद जानवी ड्राइवर के साथ दूसरी गाड़ी में अपने घर किसी काम से आती है और दरवाजा खुला होने के कारण ये सब देख लेती है। अचानक ये सब देखकर वो हैरान रह जाती है। तो मेरे पीछे ये सब चल रहा था? मैंने सपने में भी कभी नहीं ऐसा सोचा था। और माँ, तुम एक डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है और तुमने तो अपनी ही बेटी को डस लिया, अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया। क्यों माँ, क्यों? और एक बार भी बाबूजी के बारे में नहीं सोचा? जब ये सब बाबूजी को पता चलेगा तो क्या होगा? और प्रेम, तुम पर तो मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी, ये दिया तुमने मेरे भरोसे का सिला। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूं, आपने मुझे गोद लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा करोगे। तभी थोड़ी देर बाद जानवी के बाबूजी भी अपने घर आ जाते हैं और जानवी अपने बाबूजी को सब कुछ बता देती है। मुझे माफ कर दीजिए जी, बचपन से गरीबी देखी है तो अचानक से प्रेम जैसे अमीर लड़के को देखकर मेरा दिमाग घूम गया। अब सीमा और प्रेम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफी मांगते हैं। अब वो दोनों उन्हें माफ कर देते हैं और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। क्या चाय बनाई है, कसम से राधे भैया, दुनिया भर की चाय एक तरफ और तुम्हारे ढाबे की चाय एक तरफ। अरे अरे साहब, वैसे चाय की जहां तक बात है तो इमे हमार कोनो हाथ नहीं, हम तो सारा दिन बस ही पकौड़े तलते रहते हैं और चाय की पूरी जिम्मेदारी जो है वो हमारी बिटिया चंद्रा ने संभाल रखी है। ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी। तो फिर बुलाओ जरा अपनी बिटिया को, आज चाय की कीमत के साथ उसे इनाम भी दूंगा मैं। संजय की बात सुनकर राधे बड़ा खुश हुआ और उसने फौरन चंदा को आवाज लगाई। चंदा, अरे ओ चंदा, जल्दी इधर आ। राधे की आवाज सुनकर चंदा फौरन ढाबे के कोने में बनी रसोई से बाहर आई। संजय को लगा था कि चंदा कोई 10-12 साल की छोटी बच्ची होगी, लेकिन जब उसने वाकई चंदा को अपने सामने देखा तो वो तो उसे बस देखता ही रह गया। साहब का हुई गवा, आप कछु बोल नहीं रहे? हाँ राधे भैया, क्या कह रहे थे आप? हम कहाँ, अरे कहने वाले तो आप न थे, हमारी चंदा से। हाँ सही कहा। तो चंदा, बहुत अच्छी चाय बनाती हो तुम, ये लो चाय के पैसे और तुम्हारा इनाम मैं तुम्हें कल आकर दूंगा, ठीक है? जी ठीक है साहब। इसके बाद चंदा वापस रसोई में जाकर अपने काम में लग गई और फिर राधे ने हिम्मत करके संजय से पूछा, क्या हुआ साहब? हम देखे थे आपने 10 रुपए ज्यादा निकाले थे चंदा को देने के लिए, तो फिर? और वो एक्स्ट्रा 10 रुपए मैंने उसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती है। इनाम के तौर पर मैं उसे कुछ बढ़िया ला कर दूंगा। वैसे राधे भैया, एक बात तो बताओ, कौन उम्र में शादी कर लिए थे जो चंदा जितनी सयानी बिटिया हो गई तुम्हारी? अरे कहाँ भैया, हम तो ब्याह ही नहीं किया अब तक। चंदा तो हमारे बड़े भैया की बिटिया है, बेचारी के बचपन में ही बड़े भैया और भाभी गुजर गए, हम खुद है तब 15 साल के रहे, लेकिन चंदा हमारे लिए हमेशा से बेटी जैसी रही है। तो फिर अब आगे का क्या सोचा है? तुम कभी शादी नहीं करोगे क्या? करनी तो है साहब, पर पहले चंदा के हाथ पीले करने हैं, उसके बाद ही सोचेंगे अपने बारे में। तो फिर कोई लड़का है नजर में? नहीं साहब, रिश्ते तो कई देखे, लेकिन सबन को भारी भरकम दहेज चाहिए और ये भी तो कम जिद्दी ना है। हम कब से कह रहे हैं ये ढाबा बेचकर चुका देते हैं ये के दहेज के पैसे, लेकिन ना,
ये लड़की मानने को तैयार ही नहीं है। वो सही सोच रही है। ये ढाबा बेच दोगे तो फिर कमाओगे क्या और आगे अपना परिवार कैसे बनाओगे? सुनो राधे, तुम्हारी समस्या का एक हल है मेरे पास। मैं तुम्हारी भतीजी चंदा से शादी करने को तैयार हूँ, वो भी बिना किसी मांग के। संजय की बात सुनकर राधे का चेहरा खिल जाना चाहिए था, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था संजय शहर में अच्छी नौकरी करता था। अपना घर, अपनी गाड़ी, सब कुछ था उसके पास, जिससे वो चंदा को हमेशा खुश रख सकता था। लेकिन इस सब के अलावा भी राधे को कुछ मालूम था, जिसके बारे में सोचकर वो संजय के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, ये क्या बात कर रहे हैं साहब? आप तो पहले से शादीशुदा हैं। आप ही बताए रहे हमका पिछले हफ्ते कि 1 साल पहले आपकी शादी हुई रही। हाँ, मानसी, यह नाम रहा ना आपकी पत्नी का? बस अब तुम्हें क्या बताऊं राधे भैया, अमीर बाप की एकदम बिगड़ी हुई औलाद थी वो। मैं चाहे जितना भी कमा लूं उसके लिए कम ही पड़ता था। सिर्फ 1 साल में ही ये हालत हो गई कि घर जाने का जी ही नहीं करता था मेरा। हर वक्त मुझसे लड़ती रहती थी। सुनकर दुख हुआ साहब, पर फिर भी वो हैं तो आपकी बीवी ही ना? नहीं, अब मानसी मेरी बीवी नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से तलाक ले चुके हैं। राधे भैया, मानसी से शादी मैंने अपने परिवार के दबाव में आकर की, लेकिन चंदा, उसे पहली नजर देखते ही और फिर आपसे उसके बारे में जानकर मैं समझ गया हूं कि मुझे हमेशा से कैसी लड़की चाहिए थी। हाँ राधे भैया, मैं चंदा को हमेशा खुश रखूंगा, ये वादा है मेरा। ये कहते हुए संजय की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर राधे का मन पसीज गया। लेकिन फिर भी संजय को हाँ कहने से पहले उसने अंदर जाकर चंदा को सब कुछ सच सच बता दिया। और फिर जब चंदा ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया, तो ठीक 1 हफ्ते बाद एक मंदिर में सीधे साधे तरीके से संजय और चंदा की शादी हो गई। और फिर संजय चंदा को लेकर शहर आ गया। हम यहाँ रहेंगे, पर चाचा तो बता रहे थे कि शहर में आपका बड़ा घर है, जहाँ आपके माता पिता भी आपके साथ रहते हैं। हाँ, वो सब कुछ है, लेकिन मैं अभी तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता चंदा। मानसी से शादी और फिर तलाक के बाद मेरे माता पिता को थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें अपनाने में, और फिर तुम एक गरीब परिवार से हो तो मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें समझाने में। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें जल्दी ही सब कुछ समझा दूंगा। बस तब तक के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। संजय चंदा को एक पुरानी बस्ती के एक छोटे से कमरे में लेकर आया था। अब तुम यहाँ नई नई आई हो ना? जी, वो खोली नंबर 104 में अपने पति के साथ रहती हूँ। और आप? मैं इस बस्ती की नहीं हूँ, वो सामने वाली बस्ती में रहती हूँ। पानी भरने इधर ही आना पड़ता है रोज। मेरा नाम सरला है। और तुम्हारा? चंदा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इस तरह सरला और चंदा की पहली मुलाकात हुई और इसके बाद लगभग हर रोज ही वो एक दूसरे से टकराने लगी। वैसे जीजी, एक बात पूछूं? आपने बताया कि आपके पति आपको छोड़कर चले गए, तो फिर आपने उन्हें कभी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? ढूंढा तो उसे जाता है जो खो गया हो। हैं? मतलब क्या बोल रही हो आप? तू अभी नहीं समझेगी, लेकिन बहुत जल्द समझ जाएगी। अच्छा ये सब छोड़ और ये बता कि अपने घर चाय पीने कब बुलाएगी मुझे? अब हाँ जीजी, आप कभी भी आ जाना, बस परसों के बाद। हैं? परसों के बाद? क्यों? कल या फिर आज ही क्यों नहीं? वो बात कुछ ऐसी है जीजी कि ये मुझे बाहर घुमाने लेकर जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं, अब अरे जो अभी तक नहीं हुआ हमारा, वो अरे हाँ, हनीमून। हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। चंदा की बात सुनकर सरला के चेहरे के हाव भाव अचानक से बदल गए। और फिर तो कहाँ लेकर जा रहे हैं वो तुझे? अभी तक बताया तो नहीं, वहाँ पहुँचकर ही पता चलेगा मुझे। चलो जीजी, अब चलती हूँ, घर जाकर सामान भी बांधना है। अब चंदा मेरी बात सुन, तू उसके साथ कहीं मत जा। ये क्या बोल रही हो जीजी? वो मेरे पति हैं और मैं भला क्यों ना जाऊं उनके साथ? वो तुझे धोखे से यहाँ लाया है और तेरे साथ बहुत गलत करने वाला है। बस जीजी बस, आपका पति आपको छोड़ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके पतियों पर उंगली उठाती फिरो। अरे भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं हमने, तो फिर धोखा कैसा? चंदा तू समझ नहीं रही है। मैं सब समझ गई। तुम मुझसे जलती हो जीजी, अपना घर तो संभाल नहीं सकी, अब मेरा घर तोड़ना चाहती हो। चली जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। ये कहकर चंदा वहाँ से चली गई और पीछे से सरला ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन घर पहुँचते ही चंदा ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। चंदा के घर के बाहर सरला करीब 10 औरतों के साथ खड़ी थी, जो गुस्से से चीख चीख कर चंदा के पति संजय को गालियां दे रही थी। अरे अरे, ये क्या तरीका है? कौन है आप लोग? ओ, तुम लेकर आई हो इन्हें?
वैसे नहीं तो ऐसे। गलती मेरी ही है जो बिना जाने परखे तुम्हें अपनी सहेली बना लिया। देखो तुम फौरन चली जाओ यहाँ से, वरना मैं क्या कर बैठूंगी मुझे नहीं पता। कुछ नहीं कर पाएगी तू, जैसे हम सब कुछ नहीं कर पाई। और तू क्या मुझे अपनी सहेली बनाएगी? हम दोनों का रिश्ता तो हमारे मिलने से पहले ही जुड़ गया था। अरे पगली, सौतन है तू मेरी। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि ये सब की सब तेरी सौतने हैं। संजय ने हम सबको बेवकूफ बनाकर हमसे शादी की और फिर हम सबको अलग अलग जगह ले जाकर बेच दिया। नहीं, झूठ है ये। मेरे अलावा उनकी सिर्फ एक पत्नी थी, मानसी, जिसके बारे में उन्होंने मेरे चाचा और मुझे पहले ही बता दिया था। तेरे लिए मानसी, मेरे लिए राधा और इनमें से हर एक के लिए कोई और। चंदा, ये सब जाल था उसका, हम जैसी गरीब और भोली भाली लड़कियों को फंसाने के लिए। वरना तू खुद सोच, क्या तेरे चाचा ऐसे ही किसी के साथ भी तेरी शादी कर देते? लेकिन कोई बात नहीं, तू भले ही मुझ पर भरोसा मत कर, लेकिन मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, क्योंकि सौतन से बढ़कर सहेली है तू मेरी। पुलिस को साथ लाई हूँ, अब वही तुझे सारा सच बताएगी। ये कहकर सरला ने चंदा के घर की ओर देखा, जहाँ से संजय हाथों में हथकड़ी पहने पुलिस के घेरे में बाहर आ रहा था। चंदा ने फौरन जाकर पुलिस इंस्पेक्टर से बात की और तब जाकर उसे समझ आया कि सरला उसकी सच्ची सहेली है। संजय वाकई उसे अपने साथ ले जाकर बेचने वाला था और सरला की वजह से ही वो बाल बाल बची थी। इसके बाद संजय को उसके किए की सजा मिली और चंदा को सरला ने अपने साथ रखा, इस बार सौतन या सहेली नहीं बल्कि अपनी बहन बनाकर।